अब ऑन कैमरा जुबैर को समझाते हैं महिला सशक्तिकरण। महिला सशक्तिकरण वो था, नहीं पॉजिटिव बता रहे, वो था जहाँ राजवी की शादी में हम लोग सब साथ मिले थे, उसकी मम्मी, समझ गए? वो हुआ महिला सशक्तिकरण कि जितने लोग आए थे तो टोटल राजवी के पापा के ही कहने से नहीं आए थे, उसमें एकदम 50-50 था कि भाई एक जो है डिप्टी सेक्रेटरी तो दूसरा भी वही, तो आधे लोग उनके भी कारण आए थे, तो इसलिए उसको कहिएगा महिला सशक्तिकरण, ठीक है? हर एक लेवल में राजवी को कहिएगा महिला सशक्तिकरण कि वो भी तलाटी है, तो कल जिस दिन वो वहां पहुंच करके फंक्शन करेगी तो उस दिन राजवी का भी उतना ही वैल्यू होगा उस फंक्शन में जितना उसके हस्बैंड का, ठीक है ना? इसीलिए बैठना इधरे है, इनको प्रयास कराना है कि वो बन जाए। नहीं, हाँ अब सही है, अब नहीं कुछ बोले, ये बोले कि एसी ठंडा हवा खाने के लिए बैठे हैं, तो अब ठीक है। चलिए आज जो पढ़िएगा वो है एकदम प्रीलिम्स का ही चीज, लेकिन अगर आप ये पहले समझा दें, क्योंकि ऑनलाइन में थोड़ा लड़के को दिक्कत होता है। मध्यकालीन भारत मेंस की शुरुआत कर रहे हैं और वो भी ऑप्शनल पेपर का, लेकिन आगे कई जगह मध्यकालीन भारत का एक आंसर लिखने की समस्या भी होगा कि कुछ लिखिएगा तो उसमें कई बार स्रोत के रूप में उल्लेख करना होगा, मतलब वहां सवाले आ जाएगा कि अलबर्नी के अनुसार भारत कैसा है, तो अब वहां आपको ना चाहते हुए भी अलबर्नी वर्ड लिखना पड़ेगा आंसर। तो इसके लिए आपको मध्यकालीन भारत का स्रोत पहले ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना पड़ेगा, फिर आप जो है आगे इसको समझ पाएंगे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे मध्यकालीन भारत का स्रोत, दिखेगा ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू, लेकिन इसी को आपको उपयोग करना है वहां रेफरेंस के रूप में। तो स्रोत पढ़ने के पहले 2-3 प्रकार का मतलब किताब जो है किसको कहेंगे, इस प्रकार का किताब, जैसे किसी के आगे लगा होगा तुजुक, तो उस तुजुक का मतलब क्या होता है, भले बाद में लगा हो ए बाबरी, ठीक ना, तो वो हम बाद में देखेंगे। तो पहले ऐसा जो टर्मिनोलॉजी है उससे क्या अर्थ निकलता है उसको जाने। तो सबसे पहला टर्मिनोलॉजी लिखिए अंसाब। अंसाब लिखे जाने वाले किताब को क्या कहेंगे? अब यहाँ तो हम दबाव में आ ही जाएंगे, 3 लोग हैं पर्शियन के जानकार क्लास में, तो जुबैर बताएं। तब अब अंतिम में कांजी भाई कल पढ़ाने जाना है, वहां क्या बताएंगे, बोलिए। नहीं पता है, जेन्युइन। सबसे पहला वर्ड याद रखिएगा, जेन्युइन इसलिए बोले कि पूर्व इस्लाम काल, मतलब मोहम्मद साहब के पहले भी जो किताब वहां लिखा जाता है, शब्द पकड़िएगा फिर लिखना, कहाँ? अरब। तो इस्लाम के पहले अरबों में जो वंशावली लिखा जाता था, उस वंशावली वाले किताब को कहा जाता है अंसाब। यानी आगे अगर कोई किताब के बारे में कोट करके कहीं लिख दे कि यह एक अंसाब है, तो समझना है कि पहला तो कि ये किताब पूर्व इस्लाम काल का है, दूसरा इसमें अरबों की वंशावली है, तुर्कों की वंशावली नहीं है, ऐसे समझना है, अफगानों की वंशावली नहीं है। लिखिए इस चीज को, पूर्व इस्लाम काल में अरबों के बीच वंशावली लिखने की परंपरा है। आज हम लाना भूल गए, नहीं तो 2-3 दिन से स्तुति हमको जो है मैंने धोखा दे देती है, किताब बोलते हैं नहीं लाती।
कहती नहीं सर सब लोग देख लेगा तब स्पेशल बोला। तो हम भी सोचे थे कि आज थोड़ा हम भी लेके आए, नहीं तो आओ किताब खेलें। मैंने स्तुति के पास बढ़िया किताब है कि मेरे पास है? तो मेरे पास राधे श्याम स्तुति के पास नहीं है, इसलिए बोले कि मेरे पास ये है। तो आपको मध्यकालीन भारत के कुछ किताब दिखाते हैं, जो आप पढ़ रहे हैं वो नहीं, और वो किताब नौकरी के बाद पढ़िएगा, अभी पढ़ने का टाइम नहीं है। हम लोग एमए किए इसलिए पढ़े, तो उससे बहुत सारा आइडिया आया। तो किताब आपको अगले वाले क्लास में दिखाएंगे। चलिए दूसरा लिखिए, अगला लिखिए। अंशाप प्रकार का किताब समझ में आ गया। अस्मा कुल रिजाल, रिजाल, एक मिनट, उर लन उर रिजाल, ला का तो अर्थ का के हो जाता है। अस्मा उर रिजाल, आज जो है देखिए गर्मी का ज्यादा है, सुबह ठंडा के सामने बैठे। कंप्यूटर को जितना ठंडा में रखिएगा उतना जल्दी जवाब देगा। तो जुबैर समझाएगा टोटल, तो वो ठंडा के सामने बैठा है। तो बोलिए जुबैर ये क्या है? कारण बताते हैं, वो नहीं बताएगी, उसका कारण है। कल जो उसको पढ़ाना है तो बचा के रखेगी अपना, पहले आपको बताना पड़ेगा। तो बोलिए हम जो बताना चाह रहे हैं ना वो गुलनाज के बताने के बाद बोलेंगे। बोलिए, नया लड़का किसी भी धर्म का है, उसका हालत ये है, मतलब जो नया पीढ़ी है वो किसी भी धर्म का है, लेकिन अभी आप ये वो पोस्ट करके देखिए, लड़ने के लिए सबसे पहले तैयार हो गए वही नया लड़का है। क्यों? उसको नॉलेज ही नहीं है कि ये कह क्या रहा है। दो चीज इसमें याद रखना है। पहला, संक्षिप्त जीवनी होना चाहिए। देखिए भाषा में बाद में लिखेंगे, पहले रखने का काम बाद में। पहला क्या है? संक्षिप्त जीवनी होना चाहिए किसी भी व्यक्ति का। अगर जीवनी नहीं है तो संक्षिप्त वृतांत होना चाहिए। ठीक है? तो वृतांत का मतलब यह है कि मंडे को आपको मीनू बताएगी, अगला सैटरडे को आपको दिव्या बताएगी कि भाई यहाँ से दिल्ली गए तो वहाँ क्या क्या देखे, उसको कहते हैं वृतांत। आंखों देखा चीज को जब आप किसी को बताते हैं, ठीक है? उसमें अगर ये ट्रेन वाला बात डाल दी कि ट्रेन में बैठे, यहाँ से खुली, यहाँ रुकी, इतना मिनट का स्टॉपेज था, दोनों ओर हरे भरे खेत, तब हो गया यात्रा वृतांत। समझ में आ गया दोनों में फर्क? तो ये वृतांत है, यानी वो व्यक्ति खुद लिख रहा है। और तीसरा इसमें शर्त है कि वह व्यक्ति मुस्लिम हो। ठीक ना? अगर आप लिख रहे हैं तो उसको, अगर आप मुस्लिम नहीं है तो वो अस्मा और रिजाल नहीं मानेगा। ये तीन क्राइटेरिया जो फुलफिल करेगा किताब, उस किताब को कहा जाएगा अस्मा और रिजाल किताब। तो लिखिए, इसमें संक्षिप्त जीवनी, वृतांत का संकलन होता है तथा मुस्लिम के द्वारा लिखा जाता है। अब आइए तीसरा प्रकार का किताब देखते हैं। तीसरा प्रकार का जो किताब बता रहे हैं, अगर वो ये तीन लोग नहीं बताए तो हम एक नया दंड इस्लाम में हम डालने का मतलब मेरे मन में 1 घंटा मस्जिद के बाहर बैठे रहना। जो सबसे ज्ञानी आदमी आपको लगे उनसे 1 घंटा सीखना है, दंड होगा। आप बता दिए तो कोई बात नहीं, तीनों आदमी तैयार रहिए। सीरत,
ये किस प्रकार के किताब को कहते हैं? जुबैर तैयार है बताने के लिए, हैं? बोलिए, बोलना है, ये दोनों ने बता पाएंगे आप, हैं? किताब जब लिखा जाएगा, ये एक पर्यायवाची शब्द है, उसमें तो कई अर्थ निकलेगा। किसी के बारे में पता नहीं। हाँ हाँ, तो किसके बारे में? हाँ, मतलब यही है, किसी के बारे में बता दीजिएगा तब नहीं होगा। मतलब कहने का तब तो पता चला कि आप अभी शुरू हो गए कि राहुल गांधी का दाढ़ी सद्दाम हुसैन जैसा हो गया, तो ये थोड़े सीरत होगा। वहाँ ओनली पैगंबर साहब को फोकस करना है, उनकी जो जीवनी लिखेंगे तो वो किताब कहलाएगा सीरत। तो लिखिए, हजरत मोहम्मद की जीवनी, यानी जैन धर्म का भगवती सूत्र, बौद्ध धर्म का जातक, देख लीजिए, तो मैंने सेम नेचर का बुक हुआ। आवरीत भाई अकेले बताना है, जुबैर मगाजी पूछने की छूट है इस बार। मगाजी अकरम एकदम सरेंडर बोल दिया है। अकरम हमको जवाब देगा, कहेगा सर देखिए हम भाई अब नाना प्रकार का जींस पैंट पहनने लगे, इसलिए अब हम पश्चिमी सभ्यता से ओत प्रोत हो गए, इसलिए अभी सब मत पूछिए हमसे। देखिए, जब भी किसी केवल युद्ध का वर्णन करिएगा, मतलब आप एक ऐसा किताब लिखे जिसमें पानीपत लिख डालिए, तराइन लिख डालिए, मतलब युद्ध छोड़कर बाकी कुछ भी नहीं हो, तो उस प्रकार के किताब को कहते हैं मगाजी। लिखिए तो युद्ध का वर्णन, वृतांत, यहाँ वृतांत जरूरी है, मतलब आप नहीं लिखिएगा, उस युद्ध में जो था वो लिखेगा, तो उसका तो पहले बचना जरूरी है। युद्ध में खड़ा है तो उसका बचना जरूरी है पहले। तो लिखिए युद्ध वृतांत, वर्णन नहीं लिखिएगा। वर्णन हुआ कि वो हम आप कोई भी कुछ पढ़ के कर दिए, एकदम आंखों देखा जिसको हाल कहते हैं, वो होता है वृतांत। आवरी तो पक्का बताएगा जुबैर। खाली तुजुक अगर लिखा हुआ है, माना किताब का ये सब प्रकार है। देखिए अब इतना जान गए ना, तब आगे जैसे किताब का नाम लिखाएंगे आपको तुरंत फ्लैश करेगा कि अच्छा ये किस प्रकार का बुक है। देखिए ये दोनों में फर्क बता रहे हैं, फतुहात और तुजुक। एक है तुझके बाबरी, एक है फतुहात ए आलमगीरी। तो अगर ओनली बायोग्राफी तो फतुहात, अगर ऑटोबायोग्राफी तो तुजुक। अगर आत्मकथा लिख रहे हैं तो तुजुक, और अगर किसी की कथा लिख रहे हैं केवल जीवन चरित्र तो वो कहलाता है फतुहात। यही फर्क है। अब मेरे से ज्यादा मुकेश संपर्क में है, गुजरात में क्लास 3 के टीचर हूँ। फिर आप बताइए तो संभव है कि बच्चा को पहले ऐसे समझाए? कहेगा 3 बार बोलेगा कि तुझके बाबरी, बाबर ने लखिया छे। अरे तो बाबरी है तो उसको क्या अकबर लिखेगा? अगर किस पहले ये बताइए, मैंने जब हमको तुझुक का मतलब मालूम है ऑटोबायोग्राफी, तो अब हमको क्या रटना है? जिसका नाम पीछे लिखा है वो लेखक है, और क्या है इसमें? फतुहात है तो खोजेंगे कि कौन है। अब देखिएगा वो वही है, ये लोग सब पुरुष एटले पुरुष। अरे पुरुष बने कंपनी भी होता है यहाँ पे ये लॉ में। तो लिखिए तो इस चीज को, तुजुक आत्मकथा, फतुहात जीवनी, इस 2 का मतलब क्या होता है?
आप हमसे चाहे तो काउंटर में लिखवा सकते हैं, आप मिला सकते हैं। ये पहला कॉपी है जो हम विद्यार्थी थे जो लिखे थे अपना नोट्स, उसे आपको पढ़ना है। लिख के दिखा सकते हैं, देखिए ऐसा ही अक्षर है कि इतना मध्यकालीन भारत बैठ के लिखे थे, समझ गए? बढ़िया बढ़िया किताब पढ़ के आज आप क्या सोच रहे हैं कि इतना पीडीएफ टेलीग्राम में आएगा तो उड़िए जाइएगा हवा में, मेरिट नीचे जाएगा। यहाँ बैठकर इतना लिखे हैं तो अभी जो है 10 साल 5 साल में एक नया कंपटीशन आना चाहिए। 2000 का टॉपर और 2022 का टॉपर, उसका एक परीक्षा लेना चाहिए, तब फाइनली पता चले कि कौन बढ़िया है। तो चलिए, मनाकिब और फजाइल बहुत टाइम दिए आप ही को के लिए, इतना गप किए, बोलिए। हाँ? अगर खाली बायोग्राफी होता है, थोड़ा और करीब बढ़िए, करीब करीब आगे, मतलब एकदम जा रहे हैं सिनोनिम्स पर, एकदम सही जा रहे हैं। जब खाली बड़ाई करिए, प्रशस्ति, समझ गए? समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति, बीना बजाता है तो नारद लज्जित हो जाता है। मैंने यहाँ इस टाइप का लिखा होगा, झूठ नहीं होगा, लेकिन वो इतना ज्यादा अतिशय होगा कि धनुष के टंकार से जो है इंद्र का आसन कांपने लगता था जब समुद्रगुप्त निकलता था। तो ये इतने चालाक था तो एक बार यूरोप जीत लेता। भारत में क्या ट्रेवल करते रह गया भाई। लिखिए जरा मनाकिब और फजाइल के बारे में, प्रशस्ति है ये। आपको फिर बता रहे हैं कि हम लोगों से जानकारी के लिए नहीं पूछ रहे हैं, आपको एहसास करा रहे हैं कि अगर आपको ना किसी भी चीज का टर्मिनोलॉजी एक बार मालूम हो जाए ना, तो फिर किताब का नाम बहुत इजी हो जाता है, पता कर लो। चलिए, हो गया। 2 और जानना है, उसके बाद आगे बढ़ना है। तो बताइए, तो बोलिए, लिखिएगा तब ना, नहीं तो पता आपको बोलना चाहिए अक्सर, लिखिएगा तब ना। तो देखिए, मलफूजात, इस किताब के आगे लिख दे मलफूजात। कारण, मान लीजिए अगर हम आपको कहें कि मलफूजात ए सदी, तो सदी मने हो गया सैकड़ा वाला, लेकिन मलफूजात का मतलब क्या होगा, तब ना हम समझ पाएंगे कि वो क्या है। तो बोलिए, देखिए, सूफी संत जो थे उनके वचन, उक्ति, उसको जो कंपाइल करिएगा, अपना नहीं कुछ लिखना है, तो उस प्रकार के ग्रंथ को कहेंगे मलफूजात। अगर हम कहें कि मलफूजाते सदी और नीचे ब्रैकेट में लिखे 1500 से 1600, तो उस बीच के जो सूफी संत हुए, समझ लेना है कि हम उनके उक्तियों का संकलन कर रहे हैं। तो लिखिए इस चीज को, मलफूजात, सूफी संत के उक्तियों का संकलन। लास्ट, अब इसके बाद पढ़ना शुरू करेंगे मकतूबात। अगर हम कहें मकतूबात ए रसीदी, तो मकतूबात के बारे में पता होना चाहिए। बोलिए। किसी के बारे में जो अलग-अलग चीजों को उसका कलेक्शन, सही जा रहे हैं, थोड़ा सा और आगे बढ़िए। वो कलेक्शन कैसे होगा? चिट्ठी, एक आदमी, तो अगर सूफी संत के पत्रों को संकलित करके किताब लिखिएगा तो वो किताब कहलाएगा मकतूबात। अगर उनके वचनों को लिखिएगा तो वो कहलाएगा मलफूजात। तो लिखिए, सूफी संत के पत्रों का संकलन। इतने प्रकार का, मतलब कि विशेषज्ञता वाला किताब है
और उसके बाद नॉर्मल बुक जैसे हम लोग लिखते हैं वैसा भी लिखा जाता है। तो इसको ध्यान में रखना है। आगे यही लिखा होगा, जैसे मलफूजाते रसीदी, तो रसीदुद्दीन जो सूफी संत हैं उन्होंने जो पत्र लिखा है उसका संकलन उस किताब में है, इसीलिए हुआ मलफूजाते रसीदी। अगर हम कह दें मकतूबाते रसीदी तो फिर रसीदुद्दीन के उक्तियों का जो वो कहे हैं उसका संकलन करेंगे तो हम उसको कहेंगे मकतूबा। अब जाके जब आप विशिष्ट बुक स्टॉल पे खड़ा होइएगा बुक फेयर में, तब जब देखिएगा तो सही चीज उठाइएगा, नहीं तो क्या होगा, भारी देख के उठा के लाइएगा, मोटा है बढ़िया होगा। चलिए अब आगे देखते हैं। अब दो भागों में बांटेंगे मध्यकाल के स्रोत को, एक दिल्ली सल्तनत और दूसरा मुगल। तो पहला हेडिंग देंगे दिल्ली सल्तनत, पहले उसके अंदर देखेंगे, दूसरा हेडिंग देंगे फिर मुगल, उसके अंदर देखेंगे। दिल्ली सल्तनत जो पढ़ेंगे वो लेखक के थ्रू पढ़ेंगे, मतलब उसमें पहले मेन नाम लेखक का लिखेंगे, फिर वो जो बुक लिखा है वो बताएंगे। आप मुगल में पलट देंगे, किताब का नाम ऊपर रखेंगे, पढ़ने में चाव रहे, वरना जैसे पढ़िए आपको इंटरेस्ट रहेगा। तो इसमें किताब का नाम ऊपर रखेंगे, उसके अंदर उसका इंफॉर्मेशन और लेखक का नाम देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ये समझना है कि दिल्ली सल्तनत के इतिहास का जो स्रोत है मेन, उसकी भाषा फारसी, यानी कि आपको अगर ये स्रोत जानना है तो आपको पर्शियन आना चाहिए। लिखिए पहला लाइन, दिल्ली सल्तनत के स्रोत की भाषा फारसी है। अब सुनिएगा, सामान्य किताब भी लिखा गया है, लेकिन दिल्ली सल्तनत की जो किताबें हैं वो मैक्सिमम मनाकिब और फजाइल हैं। देखिए अब ये लाइन लिखते ही दिमाग में आ गया कि नहीं, कि राजा की प्रशंसा में लिखा गया है, ठीक ना। तो लिखिए इस चीज को, इनमें से अधिकांशतः मनाकिब और फजाइल हैं। जैसे लिखना नहीं है, जैसे समझना है कि बख्तियार खिलजी के बारे में लिखा, तो क्या लिखा कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय को जब जलाया गया तो उसके आग की लपटें इतनी ऊंची थीं कि कुतुबुद्दीन ऐबक को लाहौर से दिखाई दे रहा है। संभव है ना? कुतुबुद्दीन ऐबक का आंख आदमी था कि गीध का? गीधे वाला 1000 किलोमीटर देखता है, इसका मतलब है कि या तो ऐबक गीध का आंख लेकर आया था, या तो तुम मनाकिब लिख रहे हो कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय के आग का लपट लाहौर, यानी कहां पहुंचा सुनिएगा, 1600 किलोमीटर, गीध को भी नहीं दिखाई देगा। ठीक है, दूसरा क्या कहा कि किताब जो जला उसका 1 साल तक जलते ही रहा। अब बताइए, बारिश का मौसम नहीं है अभी। दूसरा, खाली किताब 1 साल जला, बिल्डिंग जल सकता है, कागज को एक पूरा किताब रख दीजिए आग में तो 4 मिनट भी नहीं लगता है, पूरा राख हो जाएगा। आप ही बताइए कि 1 लाख किताब भी आप रखिएगा 3 दिन बहुत, क्योंकि उसमें आग लग गया है ना। तो क्या देख रहे हैं, ऐसा जब लिखेगा, अपने में भी उसमें लिखा है, आला उदल लिखता है, लेकिन चूंकि वो इस्लामिक परंपरा नहीं है इसीलिए उसको आप मनाकिब नहीं कहेंगे। कहा कि कुतुबुद्दीन ऐबक भाग रहा था और पीछे पीछे जो है अलाउद्दीन का राजा, ठीक है, भाला ऐसे लेके मारा राजा। कहा मारा सो सुनिएगा, कहां से, महोबा से, कालिंजर मध्य प्रदेश।
वो भाला कहाँ गिरा वो बताते हैं। वो भाला मुरैना के पास गिरा है, 450 किलोमीटर, तक रिकॉर्डे नहीं टूटेगा। एक भी आपको माना कि अगर ले लीजिए तो भाला गिरवे नहीं किया। ठीक है, परमार्दी देव के बारे में बता रहे हैं। राजा परमार्दी देव कालिंजर से फेंका, मुरैना में गिरा। वो तो खाली वो गर्दन ऐसे कर लिया था, नहीं तो मैंने इसका माना वो खुद भी आता वहां तक। यही ना इसका मतलब कि अगर मान लीजिए कि एवक के गर्दन में लग जाता है तो विथ एवक मुरैना आता। या है तो मान लीजिए मिसाइल का वॉरहेड मतलब उतने था तो भार बढ़ने से ग्वालियर तक आता। उसके बाद क्या लिखता है वो अलाउदर कि वो भाला जो है ऐसे आकर के गिरा, वो जो जमीन में गिरा है तालाब में। अब ई वाला टेक्नोलॉजी तो नहीं समझ सकता है कि भाला गिरने से तालाब कैसे बना है। क्या कहते हैं, छापरी तालाब समझ में आता है। वो सही है कि भाई जयसिंह सिद्धराज लड़ने जा रहा था तो दाहोद में उसको पानी का जरूरत पड़ा सैनिक को, तो कहा कि सब मिल करके एक एक छापरी जो है मिट्टी निकालो। तो इतना सैनिक था कि एक एक छापरी निकाला, वो तालाब हो गया। बिल्कुल अब नहीं जाइएगा क्योंकि एकदम बदबू मारता है, पूरे जो है दाहोद का गंदा पानी उसी में गिरता है। लेकिन छापरी तालाब, लेकिन ये नहीं समझ में आएगा। इसी को कहते हैं मनाकी, प्रशस्ति। ठीक है, चलिए अब आगे। अब हम लोग पहला पढ़ने जा रहे हैं। ये दो विशेषता ध्यान रखना है, पर्शियन में है और मनाकी में है। ठीक है, अब पहला किताब पढ़ेंगे, लेखक का नाम है अल बरूनी। पहला लिखिए अल बरूनी। तो प्रकाश डालिए जुबैर, इससे क्या मतलब निकला। ये इनका ओरिजिनल नाम नहीं, ठीक है ना, ये इनको उपाधि दिया है राजा। वह व्यक्ति जो बहुत विद्वान हो जाए, ज्ञानी हो जाए, तो उसी को बरूनी कहा जाता है। तो एक्चुअली इनको दूसरा कहा गया है मुनज्जिम उपाधि, इससे ही निकलेगा अलबरूनी बताते हैं। मतलब कि आज के बाद ये तीनों को भी क्लास में रहना है मध्यकालीन में, नहीं तो ऐसा नहीं सोचे कि ये तो हमको जो है सर एकदम परेशान कर दिए, हर लाइन पूछ रहे हैं। तो बोलिए मुनज्जिम किसको कहते हैं? खाली एस्ट्रोलॉजर। सही पकड़े हैं, एस्ट्रोलॉजर तो है ही। एस्ट्रोलॉजी के साथ साथ जो ज्योतिष का जानकार होगा ना, अकेला नहीं, दोनों। हम बार बार इन लोग से इसीलिए पूछ रहे हैं कि जैसे आप ही गुजराती पढ़ते हैं ना, तो क्या होगा, कई बार केयरलेस होके पढ़े हैं, उसका लमसम मतलब निकाल ले रहे हैं, लेकिन एक्यूरेट अप्रोप्रिएट क्या है वो बता रहे हैं। तो जो एस्ट्रोलॉजर सह ज्योतिष शास्त्र है उसको कहते हैं मुनज्जिम। अब बोलिए, विद्वान है, एस्ट्रोलॉजर भी है और ज्योतिष शास्त्री भी है, इसीलिए उसको कहा बरूनी। ठीक है, लिखिए, इसे मुनज्जिम भी कहा गया, मुनज्जिम भी कहा गया। ब्रैकेट में लिखिए, खगोल शास्त्री सह ज्योतिष शास्त्री। ये सोर्स है, एक ही लाइन पढ़ेंगे, लेकिन यही किताब क्वेश्चन में आएगा। कहेगा अलवर्णी के अनुसार भारत के समाज का वर्णन करें उस समय। तो आपको सबसे पहले जानना होगा कि भाई अलवर्णी कौन वाला किताब लिखा है जिसमें भारतीय समाज का वर्णन। तो किताब का नाम है किताबुल हिंद। पहले समझ लेना है तब लिखना है, इसको उल्टा पढ़ना है। हकीकत में है ये हिंदुल किताब,
लेकिन अपने तो हिंदू लोग इधर से पढ़ते हैं, भाई इधर से पढ़ लिए किताबुल हिंद। उल का मतलब है काके की, तो ये किताब ही हिंदुस्तान पे लिखा गया है। अब इससे बढ़िया गजनी के समय का समाज कैसा था, लिखने में कुछ भूल कर सकता है अलबर्नी वो अंदर जाके सोसाइटी के बारे में, लेकिन टोटल सोसाइटी कैसा है वो इससे बढ़िया कैसे कोई चित्रण कर पाएगा उस समय का। लिखने में ये भूल किया है कि हिंदू अकड़ू होते हैं। ये किताब हम पढ़े हैं इसलिए बता रहे हैं, उसमें हिंदी वर्जन, उसमें लिखा है कि हिंदू अकड़ू होते हैं, वो अपने धर्म और अपनी संस्कृति के सामने दूसरे को कुछ नहीं समझते हैं। तो वो 50% सही है और 50% गलत है। सही ये है कि हिंदू समाज में जब एक नया संस्कृति का समावेश हो रहा है इस समय, मुस्लिम संस्कृति का, तो जाहिर है कि हर आदमी अपने कल्चर के प्रति प्रोटेक्टिव होता है। ठीक है, तो उस वक्त का जो हिंदू होगा वो हमसे आपसे ज्यादा रूढ़िवादी होगा, क्योंकि वो कल्चर को अपना प्रोटेक्ट करना चाह रहा है। आज हम आप उदाहरण दे देते हैं, याद करिए जब बीजेपी के खिलाफ कोई लिखता है, जब वो कहता है हिंदू खतरे में, अपने क्या उदाहरण देते हैं कि 500 साल तक मुस्लिम शासन किया, तब भी भारत में आज जो है सबसे ज्यादा हिंदू ही है। तो जब तब खतरा में नहीं पड़ा, तब क्या खतरा में पड़ेगा? यानी जिस वक्त ध्यान रखना है कि इस टाइप वाला जितने लोग हैं, अभी हम कुछ लिखना चाहते हैं, देखिएगा इनसे कोई गिला शिकवा नहीं, क्योंकि ये ओरिजिनल मुस्लिम, ठीक है। लेकिन ऐसा वाला जो भाई आया हुआ है गुजरात, अहमद पटेल, मुनाफ पटेल, ये चीज ही बता रहा है कि ये हिंदू था, है नहीं कहते था, समझ गए? मेरे ही टाइटल में आता है। आप गाजियाबाद अगर जाएंगे तो गाजियाबाद से कौन है सांसद? राजनाथ सिंह। 14 में कौन था सांसद? जनरल वीके सिंह। तो उसके पहले कौन था सांसद? 50 से लिस्ट निकालिएगा, सब राजपूत होता है, क्योंकि वो सीट ही ऐसा है। वहां पे कहा जाता है 66 गांव है उसका पट्टा, 33 इधर 33 इधर सड़क जाता है। ये 66 गांव मिल करके 7 लाख आबादी है, अब 12 लाख मात्र वोट होता है। कैसे बनेगा कोई दूसरा? सब तोमर ही, बस फर्क इतने है कि इस तरफ रजनीश तोमर रहता है, इस तरफ मोहम्मद तोमर रहता है या अहमद तोमर रहता है। तो ये बताइए कि ये कहां से आया? एक ही जगह है, ठीक है। शादी विवाह को छोड़ करके बाकी सब निर्णय ये लोग साथे लेता है कि किसको वोट देना। तो ये डर से ही नहीं गया। जब ये थ्योरी ग्राफ करिएगा ना कि मुसलमान के डर से अहमद पटेल जो है मुस्लिम हो गया होगा, नहीं, अहमद पटेल तो ईसाई हो जाता अगर अभी आप उसको समझा देते। सोनिया गांधी अगर कह देती कि पार्टी से निकाल देंगे, नहीं तो ईसाई हो जाओ, तो ईसाई हो जाता है। मतलब कि कई लोग सत्ता में ऊंचा पद मिलेगा इसके लिए भी इस्लाम स्वीकार किया है, खाली एक कारण नहीं है। कई लोगों का धंधा खत्म हो गया था, समझ गए? कारण कि वो हिंदू है। अब तक पूरा पाकिस्तान हिंदू था, बिजनेस कर रहा था। वहां जब पूरा इस्लामीकरण हो गया तो यहां से अब या तो वो धंधे को यहां समेट ले या नहीं तो उसको अपना धर्म बदलना होगा और वहां जाकर के तब वो बिजनेस करेगा। ये भी कारण। तो हिंदू अकड़ू था, ये जो लिखा है अलबर्नी, तो ये इसीलिए लिखा है कि उस वक्त हम ज्यादा रेडिकल होंगे आज के तुलना में, क्योंकि आज हमारे पास उदाहरण है कि हम 500 साल में अगर हिंदू नहीं खत्म हुआ तो अब क्या होगा, लेकिन उस वक्त डर लगेगा। तो इसलिए वो दूसरे धर्म के लोगों को अपने साथ जोड़ने नहीं देगा। तो क्या दिखेगा?
दूसरे धर्म के लोग को अकड़ू दिखेगा। जैसे ही कोई आया और गांव के चौक पर बैठा, सत्ता है आपके पास, हम नहीं लड़ पाएंगे, अरे चलो चलो घर चलते हैं, उठ के वहां से चला गया। जरा बताइए, वो जो आया था वो जिस उद्देश्य से आया होगा उसको कैसा लगेगा? वो लगेगा कर यार ये लोग इतना अकड़ू। तो इसलिए किताबुल हिंद चित्रण सही देता है, भाषा को हम अपने हिसाब से पढ़ेंगे। लिखिए किताबुल हिंद, इसका दूसरा नाम लिखिए, इसे नहीं पहला ही पर लिखिए। अलबर्नी ने किताबुल हिंद या तारीख ए हिंद या तारीख ए हिंद नामक पुस्तक की रचना की। कई विद्यार्थी है जो इस सब तरह का घटना जब हम समझाते हैं, एसी से ठंडा ठंडा हवा आता है तो सो भी जाता है। और नहीं तो वैर नहीं सोया है, नहीं तो उसको तो हम डायरेक्टिव बोल देते हैं, वहां हम इतना अधिकार रखते हैं तो उसको बुरा नहीं लगता है। तो वो नहीं सोया है, लेकिन हाँ कई लोग हैं जिसको एकदम ठंडा ठंडा हवा आता है और किताबुल हिंद में इतना मग्न हो जाता है। जैसे सूफी आंदोलन के दौरान, अभी ये पढ़ा रहे किसी का उदाहरण देंगे, तो जैसे सूफी आंदोलन के दौरान अमीर खुसरो मग्न हो गया, समझ गए। कई लोग को देखिएगा बजट पसंद जब नहीं आएगा संसद में तो सो जाएगा। बाद में पूछिए तो क्या कहेगा, मनन कर रहे थे। ठीक ना भाई, इतना मनन मत करो, तो वही बुला बात है। अब आइए लिखिए, इसमें महमूद गजनी के आक्रमण के समय, इसमें महमूद गजनी के आक्रमण के समय भारत की सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक स्थिति का वर्णन है। अब देखिए, आगे बढ़ने के पहले देखिए पत्रकारिता क्या चीज है। आपको सुबह बताया पंजाब में पेपर फूटा है, स्क्रिप्ट देखिए कैसा है। ये बात आप नहीं लिखिएगा, पंजाब पुलिस पंजाब का है, वो पहुंच जाएगा। जैसे खेड़ा साहब को पकड़ा, पवन खेड़ा, तो हम क्या लिखे हैं सो देखिए। पंजाब में धोरण 12 नु बोर्ड नु अंग्रेजी नु पेपर रद्द। अभी इसका करेक्शन करेंगे जो भी गुजराती है। सू पेपर फूटियो छे, जो कहना है वो हम कह दिए, समझ गए। लेकिन अगर इसको आकर के हमको पंजाब पुलिस इंट्रोगेट भी करेगा, हम कहेंगे हम तो जनता से पूछ रहे हैं ना, हम कहाँ कहे पेपर फूट गए। तो सू पेपर फूटियो छे के, ठीक है। अब तब पूछ रहे हैं कि जो असली बात है कि ईशुदान पंजाब सरकार श्री लगाइए, ताकि लगे कि नहीं बड़ा सम्मान दिया है, पासे थी क्या रे राजीनामा मांग से, राजीनामा मांग से, क्योंकि भूपेंद्र पटेल से तो मांगा था राजीनामा पेपर फूटने पर। तो जानो रजनीश सिंह तोमर साथ है 3.5 बार। तो ये जो चीज है ये ध्यान रखना है, पत्रकारिता आकर्षक होना चाहिए। हम ही यहाँ आए थे जब पहली बार, तो जब थोड़ा पढ़ना लिखना सीख गए गुजराती, अखबार में छपा था, उसमें अबुल कलाम साहब राष्ट्रपति थे। तो लिखा गुजराती में था, हम हिंदी बताते हैं। अबुल कलाम को अहमदाबाद के कोर्ट के द्वारा समन जाए। हम ई कैसे राष्ट्रपति को क्या कहते हैं, कैसे समन जारी कर दिया, ये सोच के पढ़े। जब अंदर पढ़े तो लिखा जुआ पुराना सार्प सूट है। अरे उस नाम का भी तो हो सकता है, नीचे यही लिखा कि जुआ पुराना सार्प सूट है। अब ये बताइए पत्रकारिता इसी को कहते हैं। इतना बड़ा लिखा था कि अबुल कलाम ने ये जो भेजा हो। अब आदमी जो जान रहा है वो भी पढ़ने लगेगा, और जिसको नहीं मालूम है वो कहेगा अरे वाह राष्ट्रपति को भेजा है, जरा पढ़ो क्या लिखा है। अब बाद में पता चला कि उसमें कुछ नहीं था। चलिए आगे देखते हैं। ये एक और किताब लिखा है
दूसरा, ये तो पहला देख लिए कि गजनी के समय के भारत का सामाजिक राजनीतिक आर्थिक वर्णन। उस किताब का नाम है कानून अल मसूदी। इसने कानून अल मसूदी नामक पुस्तक की रचना की। दोनों में फर्क इतना ही है कि गजनी 1000 में आया और 1030 में उसकी मृत्यु हो गई। 27 जो है उसका भारत पर अंतिम आक्रमण है। तो किताबुल हिंद में इस पीरियड का वर्णन, ठीक है। तो इसको क्या कहेंगे? 11वीं शताब्दी का भारत, ठीक। लेकिन ये कानून अल मसूदी पर विवाद है कि अलबर्नी लिखा है कि नहीं। लेकिन किताब पर नाम लिखा हुआ है अलबर्नी, लेकिन शंका होता है क्यों? क्योंकि इसमें तराइन का भी उल्लेख है। अब इतना साल तो जिंदा रहा ही नहीं जा सकता, या तो अलबर्नी तराइन वाला का समय का है, गजनी का इतिहासकार नहीं है। लेकिन ये और भी जो रेफरेंस लिखा है उसमें लगता है कि गजनी के साथ था। तो इसी किताब पर प्रश्न चिन्ह है, ठीक है। लेकिन नाम उसका है इसलिए पढ़ते हैं। तो इसमें 12वीं सदी का भारत का इतिहास है, यानी कि जब गोरी आक्रमण किया था तब का सामाजिक सांस्कृतिक इतिहास। मतलब यहां से भारतीय समाज कितना बदला 100 साल बाद, ये आपको जो है समझ में आएगा इसको पढ़ने से। लिखिए, इसमें 12वीं सदी के भारतीय इतिहास का वर्णन। तो इतना सा जानिएगा क्या कहते हैं अलबर्नी के बारे में। और अलबर्नी वाला तो एकदम डायरेक्ट सवाल आया हुआ है कि अलबर्नी के अनुसार भारतीय समाज का वर्णन करें। अब आइए दूसरा लेखक लिखिए, अल उतबी। अल उतबी अब देखिए, इसने एक किताब लिखा है जिसका नाम है तारीख ए यामीनी। पहले समझिए, किताबुल हिंद में तारीख नहीं है, डेट नहीं है, उस सामाजिक आर्थिक इन जीवनों का वर्णन। इसमें डेट है, तो किसका डेट है? तो यामिनी का डेट। तो यामिनी एक वंश है जिसके वंश का व्यक्ति है गजनी, महमूद गजनी। समझ गए? ये तो खाली महमूद है, अफगानिस्तान के गजनी शहर का रहने वाला है, इसलिए महमूद एक कॉमन नाम है, कई लोगों का हो सकता है। तो आप इतिहास में कंफ्यूज नहीं होइए, इसलिए इतिहासकार उसको गजनी लगा करके आपको समझा रहा है। और मोहम्मद तो इतना पवित्र नाम है कि लोग पहले लगा के फिर अपना नाम लिखता है, तो वो तो फिर कई लोगों का हो जाएगा। इसलिए गोर शहर का रहने वाला मोहम्मद, इसलिए वो है मोहम्मद गोरी, ठीक है। अभी भी नहीं समझ में आया हो तो मैंने आ गया है। काहे बोलते हैं फैयाज भागलपुरी, सिनेमा में लिखता है राइटर तब समझ में आता है।
आई शबाना आजमी कहाँ से आ गई? कैफी आजमी की बेटी है, आजमगढ़ का है तो आजमी लिखा। ये इस्लामिक परंपरा है अपने प्लेस को कोट करते हुए नाम लिखने का, ठीक है। तो यामिनी वंश की तारीख है, शब्द पकड़िएगा, यामिनी वंश की तारीख है, तारीख है यामिनी, यानी डेट वाइज इतिहास। समझ गए कि इस तारीख को इस ईस्वी में लिखा होगा हिजरी संवत, आप ट्रांसफर कर लीजिए। इस तारीख को महमूद गजनी अपने दरबार में क्या किया था, उसका पूरा इतिहास होगा। अब ये बात कौन लिखेगा? पहला लाइन सुनिए, वही लिखेगा जिसको गजनी तनख्वाह पर रखा होगा। इसका मतलब कि अलबर्नी दरबारी इतिहासकार नहीं है, वो गजनी के साथ घूमते हुए आया, लेकिन ये दरबारी इतिहासकार है। अब यामिनी वंश का इतिहास है, तो इसका मतलब कि गजनी के वंश का, महमूद के वंश का इतिहास है, तो ये इतिहास महमूद से शुरू नहीं होगा, महमूद के पूर्वजों से शुरू होगा। तारीख लिखने बैठा है तो जहां से पूर्वज राजा बनेगा वहां से लोगों का इतिहास होगा। तो गजनी के पिता का, महमूद के पिता का नाम था सुबुक्तगीन। तो इसमें सुबुक्तगीन से लेकर के जहां तक ये बेचारा जिंदा रहेगा या जहां तक इसको दरबार में नौकरी मिलेगा, वहां तक के यामिनी वंश का इसमें इतिहास लिखेगा तारीख के साथ। चलिए देखिए, अल उतबी ने तारीख ए यामिनी नामक पुस्तक की रचना की। यह गजनी का इतिहासकार था, या महमूद का, जो लिखिए, यह गजनी का या महमूद का इतिहासकार था। इसमें यामिनी वंश का इतिहास है। सुबुक्तगीन से लेकर महमूद गजनी के 1020 ईस्वी तक के इतिहास का वर्णन, यानी महमूद गजनी का अंतिम जो 10 साल था उसके बारे में इस किताब में वर्णन नहीं मिलेगा। महमूद गजनी के 1020 साल तक का इतिहास है। 1000 में भारत पे आक्रमण किया, 990 में राजा बना, तो वहां से लेकर के 1020 साल तक का इतिहास है। 30 बरस महमूद गजनी टोटल राजा रहा था। आप समझ में आ गया ये दरबारी इतिहास। अब ये हम क्यों पढ़ते हैं? इसलिए पढ़ते हैं कि 1000 ईस्वी में जो पहला आक्रमण यहाँ किया होगा तो उसमें वो लिखेगा ना भारत के बारे में। सोमनाथ पर आक्रमण किया, लिखेगा ना भारत के बारे में, इसलिए इम्पोर्टेंट है। लेकिन ये किताब त्रुटिपूर्ण है। त्रुटिपूर्ण इसलिए है कि ये दरबारी इतिहासकार होने के कारण भारत नहीं आया। इसका जिम्मेदारी था बस वहीं दरबार में बैठ कर लिखना है। तो भारत जब नहीं आया तो भारत के बारे में कैसे लिखेगा? यानी कुछ गलतियां होंगी। लेकिन फिर भी मान लीजिए कि लिखने में शुरू हो जाए कि भारत एक ऐसा देश है जहां मई महीने में लोग बाहर निकलते ही जल जाता है। नहीं आया है तो यही लिखेगा। तो जल जाता है गलत लिखा होगा, लेकिन गर्मी अधिक पड़ती है ये तो पता चलेगा, ठीक है ना। भारत के लोग ऐसे हैं जो 3-4 प्रकार का कपड़ा रखते हैं, और उसमें कह दिया कि ऊन का भी कपड़ा रखता है। इसका हमने इतना तो साबित हुआ कि ठंडी का मौसम होगा। वो कश्मीर से ही मान लीजिए कोई आदमी गया हो, उससे सुन करके लिखा हो
कि यहाँ तो रहने वाला सालों भर जो है वो स्वेटर ही पहनता है। ये बात गलत हो गया पूरे भारत के संदर्भ में, लेकिन ठंडा का मौसम भारत में पड़ता है, ये साबित हुआ है। हमसे पूछिए तो वो और साबित हुआ कि भेड़ पालता, क्योंकि उस समय ये कंडीशन तो था नहीं कि आप बाजार से कहीं से खरीद के ले आइएगा। तो ये जो कहानी है, इसलिए इनकी किताब हमारे लिए महत्वपूर्ण है। लिखिए इसमें, ये लिखिए अल उतबी भारत नहीं आया था, इसलिए इसका इतिहास त्रुटिपूर्ण है। गलत शब्द नहीं करना है, क्योंकि गलत नहीं है, त्रुटिपूर्ण। अब अगला लेखक देखें, वैहाकी। वैहाकी अलबरूनी, अल उतबी, वैहाकी। ठीक है, देखिए ये जो किताब लिखा है उसका नाम है तारीख ए सुबुक्तगीन, यानी सुबुक्तगीन के काल का डेट वाइज इतिहास, तारीख वाइज इतिहास। तो देखिए इस चीज को, वैहाकी, इसने तारीख ए सुबुक्तगीन नामक पुस्तक की रचना की। इसने तारीख ए सुबुक्तगीन नामक पुस्तक की रचना की। अब देखिए ये क्यों हमारे लिए इंपॉर्टेंट है वो बता। गजनी को जानना है तो पर्सनल नहीं, पर्सनल में तो पिता अमिताभ बच्चन प्रचार जो आ रहा है, गोली चलाता है, और बेटा रणवीर सिंह जो है डांस करता है, लेकिन दोनों पान पराग खाता है। नहीं, प्रचार नहीं आता है कि दोनों का व्यक्तिगत नेचर अलग हो सकता है, लेकिन दोनों पान पराग खाता है। तो उसी तरह सुबुक्तगीन और महमूद गजनी का व्यक्तिगत नेचर अलग हो सकता है, प्रशासन कि आखिर इसने सुल्तान क्यों कहा। तो इसका मतलब है कि हमको सुबुक्तगीन का इतिहास से पता चलेगा कि क्यों कहा। तो इसी में बताएगा कि अल्पतगीन नाम करके एक राजा था। सुल्तान शब्द इसके लिए यूज नहीं होता है, ठीक है। इसकी हत्या करके इसका सेनापति सुबुक्तगीन राजा बना, सुल्तान बना। तो अब जरा देखिए, अगर ये किताब नहीं पढ़े हों तो आपको क्या लगेगा, अरे ये दोनों बाप बेटा था क्या, नाम सेम है, मिलता है। मतलब इसके किताब का महत्व तो बता रहे हैं कि ये दोनों एक वंश का नहीं है, ये यही किताब बताएगा। तो तब यहां पर ये पता चला कि ये खानदानी राजा है। खानदानी मतलब कि पिता दादा परदादा इसका डायनेस्टी चल रहा है। तो जब ये उस तरह का राजा होगा तो ये खलीफा को धार्मिक काम के अलावा राजनीतिक काम नहीं करने देगा, कि कहेगा कि ये हम ही करेंगे। इसके लिए क्या कहा कि उसका सेनापति उसकी हत्या करके, इसका मतलब कि ये कोई बहुत बड़े पद पर नहीं था। फिर इसके बारे में बताया है कि कैसे ये अपना जीवन एक सूबेदार से शुरू किया, तरक्की पाते पाते वहां पहुंचा, यानी ये एक आम घर का लड़का है। और अब जब ये राजा बन गया तो कहीं का भी कौवा तो काले होता है, कनाडा का हो कि भारत का हो, कबूतर बड़े इजिप्ट वाला गोरा हो जाता है, ठीक है, लेकिन कौवा काले होता है कहीं का भी। तो क्या देख रहे हैं, फ्यूडल जहां भी होगा वो विशेषाधिकार का ही मांग करेगा, चाहे वो कहीं का हो, सामंत। तो अब ये जो सामंत है ये
कैसे जो है इसको स्वीकार करे, क्योंकि जब ये सूबेदार था तो सामंत को तो सर कहता, ये अचानक अब ये कैसे सर कहे, इसलिए सुबुक्तगीन को खलीफा के पास जाना पड़ेगा और कहेगा कि आपको तो वो भी सर कहता है धार्मिक कारण से, इसलिए आप हमको कहिए कि हम राजा नहीं हैं, हम आपके रिप्रेजेंटेटिव हैं, आपका प्रतिनिधि बन करके हम जो है शासन कर रहे हैं। इससे बढ़िया मौका कुछ है सत्ता हथियाने का? तो खलीफा को लगा कि बस दे दो, तो कहा कि मेरा प्रतिनिधि, यही कहते हैं पर्शियन में सुल्तान को, लिटरल मीनिंग हुआ प्रतिनिधि। तो इसलिए ये अपने आप को कहा कि हम हैं सुल्तान। अब इस कहानी को जानने के बाद जितने लोगों ने अपने आगे लगाया है सुल्तान, अपने समझने में देर नहीं लगेगा कि अलाउद्दीन खिलजी हो कि तुगलक हो, उदंड बेटा हो सकता है कि पिता की बात नहीं माने, मतलब खलीफा की बात नहीं माने, लेकिन झंडा तो ले चलने पड़ेगा कि भाई हम उनका ही रिप्रेजेंटेटिव हैं। तो हमको पूरा दिल्ली सल्तनत समझ में आ जाएगा कि सुल्तान का मतलब क्या होता है। इसके बाद तब अगर हम पढ़ेंगे कि दिल्ली सल्तनत में सांप्रदायिकता जोड़ों पर था, तो हमको जानना पड़ेगा कि भाई उस राजा के हाथ में सत्ता तभी तक है जब तक खलीफा नहीं कह रहा है कि तुम तलवार चला दो। खलीफा खुश होगा अगर हम लोगों को ज्यादा से ज्यादा इस्लाम में तब्दील करेंगे, खलीफा खुश होगा अगर हम इस्लामिक कानून को लागू करेंगे। तो इसलिए वो हमको राजा रिजिड दिखेगा। उस राजा से उम्मीद नहीं कर सकते हैं कि वो जो है आकर के होली में रंग खेले। एगो खेलने निकला तो मिट्टी पलीद हो गया, मोहम्मद बिन तुगलक होली में रंग खेलता था, दिवाली में पटाखा चलाता था, जनता का तुम ही चले जाओ। तो क्या देखे आप कि ये जो चीज है, इससे आप पूरे दिल्ली सल्तनत का नेचर समझ पाए। चलिए अब अगला किताब देखें, लेखक का नाम देखें। एक मिनट, इसके लिए एक उपाधि है। पश्चिम में यानी यूरोप में पेप्स नाम करके एक व्यक्ति था जिसको बहुत बड़ा इतिहासकार समझा जाता था लिखने में। तो इसको लेनपुल करके एक इतिहासकार है, वो बैहाकी कहा के बारे में कहा कि ये पेप्स के समान है, न उतना ही अच्छा लिखता है। तो ये हो गया पूर्वी पेप्स। लिखिए, लेनपुल ने इसे पूर्वी पेप्स कहा, लेनपुल ने इसे पूर्वी पेप्स कहा। अब अगला लेखक देखें, फिरदौस। ये जो किताब लिखा है वो है शाहनामा। पहले समझिएगा, यहां से समझना है कि जिसके पीछे नामा लग जाए, बाबर नामा, अकबर नामा, समझ लेना है कि ये वही है कि बिना बजाने से नारद लज्जित हो। मैंने ये प्रशंसा वाला बात है, ठीक है। तो मैंने इनका कोई भरोसा नहीं है कि ये लिखते समय कह दें कि सुल्तान यहां मयान से तलवार निकालता था, खलीफा विचलित हो जाता। कोई भरोसा नहीं इनका कहने का। ये भी कह देंगे, आज जो इतिहासकार है वो कहेगा खलीफा विचलित होगा कि सुल्ताने विचलित कर देगा कि तुम कल से नए हो जाओ, बहुत तलवार निकालते हो। तो क्या देख रहे हैं, इसमें प्रशंसा ही प्रशंसा होगा। अब आइए शाह। दरअसल पहले शाह का लिटरल मीनिंग क्या होता है? सुप्रीम पावर। आगे आपकी मर्जी जो लगाना, अमित लगा सकते हैं, सुमित लगा सकते हैं, महेश लगा सकते हैं, जो है आपकी मर्जी। तो शाह का मतलब होता है सुप्रीम पावर। तो सुप्रीम पावर अगर देखा जाए तो मनुष्य दो ही के पास मानेगा,
या तो देवता के पास है और या तो राजा के पास है। आप दो ही आदमी को कहिएगा, या तो राजनीतिक रूप से राजा सुप्रीम पावर है और या धार्मिक रूप से देवता सुप्रीम पावर है। आप ये धार्मिक ग्रंथ तो लिखने बैठा नहीं, तो इसका हमने राजा के बारे में लिखा है। तो इसमें उस समय के जो भी महत्वपूर्ण राजा हुए, शाह हुए, उनके प्रशंसा में इसने लिखा है, इसीलिए इसका नाम है शाहनामा। उसमें महमूद गजनी भी आएगा।